नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार आगे बढ़ाते हुए कक्षा 6 के विज्ञान में पढ़ने जा रहे हैं 18वें चैप्टर को, अपशिष्ट जल की कहानी। दोस्तों, अपशिष्ट जल क्या होता है? ऐसा पानी जो क्या हो जाता है, हमारे यूटिलाइजेशन के बाद क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज से भर जाता है, कुछ मतलब अपशिष्ट पदार्थ उसमें मिल जाते हैं। अब ये अपशिष्ट पदार्थ किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हमारे साथ इन सभी का तारतम्य बना हुआ है, तो एक बार जानते हैं जल के अपशिष्ट पदार्थ की अपशिष्ट जल की कहानी। हम सभी अपने घर में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। क्या आपको आश्चर्य हुआ? दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? मतलब गंदा, झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि नालियों से निकलता है, आदि से नालियों में बहाया जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करें। तो किस तरीके से हमारी ये जीवन रेखा है स्वच्छ, ये मतलब हमारे मानवों के मूलभूत आवश्यकता किस चीज़ से जुड़ी हुई है? साफ पानी से। और साफ पानी हमें कहाँ से मिलता है? भौम जल से, बरसात के पानी से, नदियों से, नालों से। लेकिन ये जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, शुद्ध नहीं रहेंगे, तब तक हमें स्वच्छ जल कैसे प्राप्त होगा? कई बातें हैं जिनके बारे में क्रियाकलापों पे हम जाएंगे। जो ऊपर हमने बात पढ़ी उसमें क्या है कि जो पानी गंदा होता है, अगर उसे वहीं उसका क्लियरिफिकेशन कर लिया जाए, अगर उसे वहीं साफ कर लिया जाए, तो क्या होगा? ये पानी नदियों, तालाबों या फिर अन्य कहीं जगह पर बहकर नहीं जाएगा। और यही कैसे रोकना है, इस चीज के लिए आज हम सभी लोग मिलकर कोशिश करते जा रहे हैं। विज्ञान इस पर निरंतर काम करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 18.1 में वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के लिए उपयोग, वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया, जिसमें आप इसमें भी और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। देखिए क्या है कि आप पीने के पानी, मतलब जो स्वच्छ जल के उपयोग हैं, उनको आप इस पे लिख सकते हो, उनके उपयोग कहाँ करते हैं। मतलब पेयजल, एक पेयजल के अलावा और कहाँ कर सकते हो आप? साफ पानी को आपके मतलब पीने के लिए उपयोग करते हो, नहाने, कपड़े धोने, या फिर आपके किसी अन्य क्रियाकलाप में इनका ही यूज करते हो। खराब पानी का तो यूज नहीं करते हो, है ना? तो दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त दुर्भाग्य के लिए उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण यानी कि ताजे जल की आपूर्ति में कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस, जो कि 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने की अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। जीवन के लिए जल, इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उनमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है और यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दशक वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए जल का लोगो। देखिए, ये जो मतलब 2005 से 2015 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ की बैठक करने के बाद संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने यह डिसाइड किया था कि 2005 से 2015 के बीच में हम जीवन के लिए जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक में काम करेंगे। और मतलब सभी जो जल का जो 1 अरब की जो जनता है, जो साफ जल यूज़ नहीं कर रही है, कर पा रही
रही है उस पर से कम अपन क्या कर सकें, उस संख्या को कम से कम घटाकर आधा कर दें, और इस घटाकर आधी की गई जनता को कम से कम जनसंख्या को हम इस चीज का एक एविडेंस दे सकें कि भाई पानी शुद्ध उनको मिलने लगे, पूरों को ना सही आधों को सही। तो इसका जो लोगो है ये आपके सामने है, और इसका जो स्लोगन है जीवन के लिए जल, कब से कब तक, 2005 से 2015 तक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल का जल होता है। वह वाहित जल वह होता है जो मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो ताजे वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को क्या करता है? ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। क्या होता है? द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, और इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं जो अवद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। मतलब घुले हुए द्रव्यों को क्या कहते हैं? संदूषक। प्रदूषक के बाद संदूषक होते हैं। क्रियाकलाप 18.2। अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए। इसमें बहने वाले वाहित यानी जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक शिक्षिकाओं से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 18.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। कार्बनिक अशुद्धियां मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र यानी कि पीड़ानाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा इत्यादि। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कार्बनिक अशुद्धियां। अकार्बनिक अशुद्धियां जैसे कि नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं इत्यादि। पोषक तत्व फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पोषक युक्त होते हैं। जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, और अन्य सूक्ष्म जीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। आइए शुरू करते हैं। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है, और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकें तो इससे हमें बड़े और छोटे पाइपों का जाल क्या होगा? नजर आएगा। मतलब मान लीजिए एक ये जमीन, एक ये घर है, एक ये घर है और एक ये घर है। इन सभी जगह पर यहाँ से एक टंकी से सभी जगह क्या होता है? पाइपलाइन बैठाई जाती है। अब ये जो होती है जमीन के अंदर होती है, पर हमें ऊपर से नजर नहीं आती। तो वही ये कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकें तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा, जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है और एक परिवहन तंत्र की तरह दिखता है। क्या होता है? परिवहन तंत्र की तरह नजर आता है, जो क्या करता है? तो प्रदूषक और संदूषक पदार्थों को फेंकता है यहाँ वहां, मतलब सही ठिकाने लगाता है। मतलब संदूषक सर्वेक्षण। वाहित मल का प्रकार, उत्पत्ति स्थल, संदूषक पदार्थ और कोई अन्य टिप्पणियां। कूड़ा करकट या मलिन जल। रसोई उत्पत्ति स्थल, ये कहां से उत्पन्न होता है? कूड़ा करकट और मलिन जल रसोई से। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट शौचालय से, और व्यावसायिक अपशिष्ट जो है उद्योगों से। इसमें संदूषक पदार्थ कौन से होते हैं और इसमें कोई टिप्पणी तो आप बता सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे तो हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे, और जो चीज़ें हमारे से जुड़ी हुई हैं, आपके इस मैटर से जुड़ी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए बेहतरीन आर्टिकल भी आपके पास लेकर आएंगे जो अच्छे राइटरों के द्वारा आप तक पहुंचाए जा सके। जो वाहित मल को उनके उद्गम स्थल से उनके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाते हैं। तो जो मतलब मल था, संदूषक पदार्थ थे, उनको कहाँ, मतलब जो पूरा तंत्र था, है ना, जो परिवहन तंत्र था, ये परिवहन मतलब ये जो मल विसर्जन का एक परिवहन तंत्र जो अपन ने देखा था, उसका आखिरी अंततोगत्वा काम क्या होता है? उस पूरे मटेरियल का निपटान करना, और कहाँ पर करना? उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए। मल व्यवस्था में मैन होल सामान्यतः प्रति
50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जो दिशा में परिवर्तित होता है, जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? दिशा में परिवर्तन। क्रियाकलाप 18.3 अपने घर, विद्यालयों अथवा किसी सार्वजनिक भवनों से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाएं। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैन होल की संख्या मालूम करें। किसी खुली नाली के साथ साथ चलें और देखें कि वह कहां जाकर समाप्त होती है और इसके इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से जीव पनप रहे हैं। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 18.4 में आपने उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें और प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इससे कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी अन्य रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जब जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें और मिश्रण की गंध कैसी है ये जानें। कांच के जार के शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित में कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण को कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित नहीं है तो यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोड़क करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल लीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र से एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप के पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकर में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता। तो ये देखिए एक प्रक्रम है जिसमें क्या करते हैं अपन, वातित द्रव को फिल्टर करते हैं। अब ये वातित द्रव जो है वो उसमें क्या होता है, ये बालू की जो परत है वहां से इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये नंबर ऑफ फिल्टरेशन जब तक करते हैं जब तक कि हमें साफ पानी ना मिल जाए। फिल्टर जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल यानी नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए और इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक कि जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल इनकी गंध सूंघिए। जब निम्नलिखित प्रश्नों के इनके उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया? दूसरा, क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? तो ये सारी बातों की जानकारी आपको देनी है इस प्रयोग के बाद।
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषक करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायक होते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शालका यानी छन्ने, बार स्क्रीन से गुजारा जाता है और इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर लिए जाते हैं। देखिए, इस तरीके से जब पानी को से साफ करने की शुरुआत होती है तो उसे सबसे पहले क्या किया जाता है, बड़े कचड़े को साफ किया जाता है, इसे शलाका छन्ने बोलते हैं, शलाका छन्ने। अब वाहिका अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर आदि पेंदी में बैठ जाते हैं। ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी, देखिए ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी है। यहाँ से क्या करते हैं, उसके टुकड़े जो होते हैं मतलब उनको अपन अलग कर लेते हैं। अब फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्यम भाग की ओर ढला वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसा ठोस उसी की तली में के मध्य भाग में बैठ जाता है और इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है और यह अपंक यानी कि स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित यानी स्किमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। इस तरीके से ये जो साफ जल है ये अपने को यहाँ पर देखने मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जल अपमथित अपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां ये अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादकों के रूप में किया जा सकता है। निर्मलीकरण जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है और ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्टों, साबुन, अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ये वातृत है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, कर लगातार इसको पानी को निकाला जाता है। अभी अपन ने पढ़ा वातृत के बारे में। कई घंटों के पश्चात जल से निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में सक्रिय अपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय अपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क अपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है और से कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नली अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। आइए यहाँ जानते हैं। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसी ही होती है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव की प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचड़े से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थितियों को और भी भयावह हो जाती हैं, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों पर से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है और ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर और रोग कारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोग वाहक मच्छर, मक्खियों तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते अपना कर्तव्य है कि आप नगर पालिकाओं तथा ग्राम पंचायतों को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाले वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा।
अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया आइए जानते हैं। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही काम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत करना रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना बनाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर इन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो सकती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन इन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन को मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषक पेयजल अनेक रोगों का कारक बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदियों के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से दूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेलों, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। जैसा कि आप अपने अध्याय 16 में पढ़ा था कि अंततः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथावत वाहिकाओं मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोजिट पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है और अलग अलग थलग बने भवन अथवा 4-5 घरों के समूह हैं। ठीक है। बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत में किया जाता है। सार्वजनिक स्थल पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं और इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थान होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं और यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक मूल्य निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ा करकट ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। आइए निष्कर्ष की ओर चलते हैं। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में हमारी भूमिका सबसे निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से भी बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचार और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो एक हमारे राष्ट्रपिता जिन्होंने एक संदेश दिया कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी का मुंह देखने की आवश्यकता नहीं है। लोग स्वयं ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। बस आप सही काम को करने की एक बार पहल तो करें।
आइए जानते हैं कृमि प्रसंस्करण शौचालय, इसके बारे में अभी छूट गया था। भारत के ऐसे शौचालयों की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीकी मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा का उपयोग की आवश्यकता होती है। शौचालय का संस्करण बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तो यहाँ पर आके हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं कुछ मुख्य शब्द के बारे में। अपशिष्ट जल, खराब जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, आपंक यानी कि जो स्लज है, सीवर जो जहाँ पर अपना सेप्टिक टैंक होता है, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस, जल शोधन। क्या आपने सीखा? इसकी एक लाइन में और पढ़ते हैं। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है। प्रयुक्त जल क्या कहलाता है? अपशिष्ट जल जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों और खेतों अन्य मानव क्रियाकलापों के उपयोग किया जाने वाला अपशिष्ट जल को जनित करता है, जो वाहित मल कहलाता है। मतलब घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों तथा अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, मतलब खराब जल बनाता है। तो यही जल जो है वो क्या कहलाता है? वाहित जल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा को प्रदूषित करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अपशिष्ट जल को कहाँ पे अपन सही करते हैं? वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित करते हैं। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहाँ भूमिगत मल की व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहाँ कम लागत में यथावत स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पादक आपंक और बायोगैस हैं। खुली यानी मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर, अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधि को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी और इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखी। कई क्रियाकलाप हमने जाने, कई क्रियाकलाप को करके देखा। पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनता से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक जानकारी आप तक देखते हैं। एक प्राचीन अभियांत्रिकी उपलब्धि सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। संभवतः विश्व का पहली शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं विकसित हुआ था। पहला शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं पर भी अब से विकसित हुआ था। शहर में स्थित प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से बाहर निकालने का प्रबंधन था, जो प्रमुख सड़कों और नालियों से बनी होती थी। और ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। हमने आज इस पूरी जानकारी को आप तक साझा किया। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। इन सभी चीज़ों से हमने आप तक जानकारी प्रदान करी और कई जानकारियों में हमने ये जाना कि हम अपशिष्ट जल की कहानी को कैसे समझ पाए। हमने ये जाना कि अपशिष्ट जल का जो संशोधन है वो कैसे कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स हमने सीखे, उन वर्ड्स को हमने आप तक पहुँचाया। तो दोस्तों, यहाँ पर आकर हमारे विज्ञान के इस 18वें अध्याय को भी हमने समाप्त किया और इसी NCERT के तारतम्य को आगे भी हम लगातार जारी रखेंगे। तब तक जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, हमें लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।